हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी एनालाइजर। आज हम 15 मई का इंडियन एक्सप्रेस डिस्कस करेंगे। एंड इफ यू आर लाइकिंग दिस एनालिसिस देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड इफ यू वांट टू ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप ऑफ यूपीएससी एनालाइजर देन यू कैन ज्वाइन। आपको लिंक और चैनल का नेम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पर फर्स्ट न्यूज़ है, गवर्नमेंट बैन्स व्हीट एक्सपोर्ट्स आफ्टर न्यू लो आउटपुट एस्टिमेट सेज नीड टू इंश्योर फूड अवेलेबिलिटी। गवर्नमेंट ने यहाँ पर वीट के एक्सपोर्ट को प्रोहिबिटेड कैटेगरी में मूव कर दिया है और यहाँ पर वीट के एक्सपोर्ट्स के ऊपर बैन लगा दिया गया है। सिर्फ 2 काइंड्स ऑफ शिपमेंट्स को अलाउ किया जाएगा। पहला शिपमेंट वो जहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट परमिशन दे दे कि आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, तो एक्सपोर्ट्स बेस्ड ऑन परमिशन ग्रांटेड बाय द सेंटर टू अदर कंट्रीज टू मीट देयर फूड सिक्योरिटी नीड्स एंड ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ देयर गवर्नमेंट्स। तो यहाँ पर अगर किसी कंट्री की गवर्नमेंट रिक्वेस्ट करे तो यहाँ पर जो सेंटर है परमिशन ग्रांट कर सकती है। एंड कॉन्ट्रैक्टेड एक्सपोर्ट्स अगेंस्ट विच इररिवोकेबल लेटर्स ऑफ क्रेडिट हैव ऑलरेडी बीन इशूड। तो नोटिफिकेशन वाले दिन या उससे पहले अगर कॉन्ट्रैक्टेड एक्सपोर्ट्स को लेकर लेटर्स ऑफ क्रेडिट इशू हो चुके हैं तो यहाँ पर अलाउ किया जाएगा कि आप यहाँ पर एक्सपोर्ट कर सकते हो। अब सरकार ने ये कदम क्यों उठाया, सरकार ने यहाँ पर वीट एक्सपोर्ट्स को क्यों बैन किया, तो उसका मेन रीज़न ये है जो इन्फ्लेशन है वो 7.79% पर है। हमने कुछ टाइम पहले ही डिस्कस किया था। जो कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन है वो यहाँ पर 7.79% को हिट कर चुका है। इसके अलावा हीट वेव्स की वजह से जो इस साल यील्ड है वो भी यहाँ पर कम हुई है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट का प्रोक्योरमेंट भी कम हुआ है। तो यहाँ पर ये रीज़न बताया गया है। बट दीज प्रोजेक्शंस डिड नॉट फैक्टर इन यील्ड लॉसेस फ्रॉम द सडन स्पाइक इन टेम्परेचर्स फ्रॉम मिड मार्च। तो बेसिकली इस टाइम क्या होता है, जो वीट के कर्नल्स हैं उसमें स्टार्च एक्यूमुलेट होता है, लेकिन उसके लिए जो ऑप्टिमल टेम्परेचर होना चाहिए वो यहाँ पर 30 डिग्री होना चाहिए, लेकिन जो टेम्परेचर है वो यहाँ पर 40 डिग्री तक पहुँच चुका था। तो दिस इज अ टाइम व्हेन द वीट कर्नल accumulates स्टार्च, प्रोटीन एंड अदर ड्राई मैटर विद मैक्सिमम टेम्परेचर्स आइडियली इन द अर्ली 30 डिग्री सेल्सियस रेंज। लेकिन यहाँ पर जो हीट वेव्स की वजह से जो टेम्परेचर है वो यहाँ पर 40 डिग्री तक पहुँच चुका था, तो जिसकी वजह से जो हार्वेस्टिंग है उसमें 15 to 20% लेस ग्रेन आया है कंपेयर टू लास्ट ईयर। अब यहाँ पर जो एग्रीकल्चरल इकोनॉमिस्ट हैं जिनके हम आर्टिकल्स भी बहुत ज़्यादा डिस्कस करते हैं, इंडियन एक्सप्रेस में आते हैं, अशोक गुलाटी सर, तो उनका ये कहना है ये जो बैन है ये एंटी फार्मर मूव है। गवर्नमेंट को यहाँ पर अगर इन्फ्लेशन से इतना ही ज़्यादा बॉदर हो रहा था तो यहाँ पर गवर्नमेंट को मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस कर देना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर गवर्नमेंट को आउटराइट बैन नहीं लगाना चाहिए था। तो बैन इज एन एंटी फार्मर मूव। इफ द गवर्नमेंट वाज सो बॉदर्ड अबाउट इन्फ्लेशन इट कुड हैव ग्रेजुअली फिल्टर्ड एक्सपोर्ट्स। और यहाँ पर नी जर्क बैन लगाने की जरूरत नहीं थी, आउटराइट बैन लगाने की जरूरत नहीं थी। यहाँ पर गवर्नमेंट मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस जो है वो यहाँ पर अनाउंस कर सकती थी कि इससे कम में तो आप शिपमेंट नहीं कर सकते हो। तो दिस कुड हैव टेकन द फॉर्म ऑफ ए मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस बिलो विच शिपमेंट्स कांट टेक प्लेस और अ टैरिफ। गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट इसीलिए फॉल हुआ है क्योंकि जो फार्मर्स हैं उनको यहाँ पर ज़्यादा प्राइस मिल रहा है प्राइवेट ट्रेडर्स और एक्सपोर्टर्स को देके। तो गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट हैज़ फॉलन मेनली बिकॉज फार्मर्स आर गेटिंग हायर प्राइसेस बाय सेलिंग टू प्राइवेट ट्रेडर्स एंड एक्सपोर्टर्स। तो अगर पब्लिक स्टॉक्स कंसर्न है, गवर्नमेंट को ये लग रहा है कि गवर्नमेंट के पास जो पब्लिक स्टॉक्स है वो यहाँ पर कम है, तो गवर्नमेंट अगर एमएसपी के ऊपर 200-250 रुपये बोनस अनाउंस कर देती तो यहाँ पर जो फार्मर्स है वो यहाँ पर गवर्नमेंट को अपना ग्रेन दे देते। तो इफ लो प्रोक्योरमेंट एंड डिप्लीटिंग पब्लिक स्टॉक्स वर अ कंसर्न, व्हाट स्टॉप द गवर्नमेंट फ्रॉम ऑफरिंग ₹200 to 250 बोनस ओवर द एमएसपी। अगर गवर्नमेंट अभी भी ऐसा करेगी तो जो फार्मर्स है वो अपना ग्रेन यहाँ पर गवर्नमेंट को ही देंगे। तो इफ़ यू डू दैट इवन नाउ फार्मर्स विल डेफिनेटली ब्रिंग मोर वीट टू यू। तो बेसिकली इनका यही कहना है कि गवर्नमेंट को यहाँ पर आउटराइट बैन नहीं लगाना चाहिए था। ये जो मूव है ये एंटी फार्मर मूव है। अभी हम और डिस्कस करेंगे वाई बैन इज नी जर्क रिएक्शन हिट्स फार्मर्स एंड डेंट्स पॉलिसी क्रेडिबिलिटी। तो ये हमारी पॉलिसी क्रेडिबिलिटी को कैसे हर्ट करता है ये भी हम डिस्कस करेंगे। अभी लास्ट मंथ अप्रैल 11 में इंडिया का ये कहना था कि अगर WTO हमें ग्रेन्स को अलाउ करता है एक्सपोर्ट करने के लिए तो इंडिया जो है कल से ही एक्सपोर्ट करना शुरू कर देगा, मतलब बेसिकली 12 अप्रैल से एक्सपोर्ट करना शुरू कर देगा। तो अप्रैल 11 से लेकर मई 13 तक ऐसा क्या होगा कि हमने यहाँ पर एक्सपोर्ट्स के ऊपर ही बैन लगा दिया। तो द ओनली प्लॉसिबल एक्सप्लेनेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड कुड बी दैट रिवाइज्ड एस्टिमेट्स ऑफ व्हीट प्रोडक्शन आर मच लोअर देन द एस्टिमेटेड 111 मिलियन मेट्रिक टन्स। तो यहाँ पर जो प्रोडक्शन है वो कम हुई है क्योंकि हीट वेव्स हो गए थे, जिसकी वजह से यहाँ पर हमें यील्ड लॉसेस देखने को मिले हैं। और यहाँ पर जो वीट में इन्फ्लेशन है वो ईयर ऑन ईयर 9.59% का इन्फ्लेशन है। लेकिन उसके बाद भी हमने यहाँ पर अगर वीट एक्सपोर्ट्स के ऊपर आउटराइट बैन लगाया है तो उसकी वजह से जो हमारे प्राइम मिनिस्टर की क्रेडिबिलिटी और जो हमारी कंट्री की क्रेडिबिलिटी है उसको एक तरीके का इम्पैक्ट पड़ता है। तो इससे ये समझ आता है जो इंडिया है वो रिलायबल सप्लायर नहीं हो सकता ऑफ एनीथिंग इन द ग्लोबल मार्केट्स। तो इट कन्वेज दैट वी डू नॉट हैव एनी क्रेडिबल एक्सपोर्ट पॉलिसी, और हम जो है पॉलिसी को बहुत तेज़ी से चेंज करते हैं, बहुत ज़्यादा पॉलिसी अनसर्टेनिटी है, एज इट कैन टर्न इट्स बैक एट द ड्रॉप ऑफ ए हेड।
तो मोर इंटरेस्टिंगली ऑथर ने ये कहा है कि जो हमारी पॉलिसीज़ है वो कंज्यूमर को लेकर बहुत ज़्यादा बायस हैं कि कंज्यूमर को यहाँ पर सामान सस्ते में मिलना चाहिए, भले ही ये जो मूव है ये एंटी फार्मर मूवी क्यों ना हो। तो इट इज़ दिस कंज्यूमर बायस दैट इनडायरेक्टली बिकम्स एंटी फार्मर। तो यहाँ पर कंज्यूमर बायस की वजह से कि कंज्यूमर को यहाँ पर जो आटा है वो सस्ते दामों में मिलना चाहिए, जिसकी वजह से ये जो मूव है ये एंटी फार्मर हो रहा है। तो यहाँ पर ऑथर ने यही क्वेश्चन किया, अगर फार्मर्स को यहाँ पर 10% हायर प्राइस मिल रहा है देन एमएसपी ऑफ व्हीट, तो इससे तो यहाँ पर फार्मर की इनकम बढ़ रही है ना, तो आपको यहाँ पर एक्सपोर्ट्स के ऊपर बैन ही क्यों लगाना है। तो वाई इज द गवर्नमेंट नॉट लेटिंग देम टेक बेनिफिट ऑफ इम्प्रूव्ड मार्केट कंडीशंस। तो गवर्नमेंट क्या नहीं चाहती कि फार्मर्स की इनकम यहाँ पर बढ़े। इन अ मेजर वर्क that he did with OECD on this issue of agricultural price policies, तो ऐसा पाया गया कि imposition of stocking limits on traders and export restrictions all act as an implicit tax on farmers। तो जैसे कि यहाँ पर export restrictions लगा दिए या यहाँ पर stocking limits के ऊपर imposition लगा दी जाती है, तो बेसिकली ये एंटी फार्मर मूव होते हैं और ऐसा नहीं करना चाहिए। तो गवर्नमेंट अगर यहाँ पर 200-250 रुपये बढ़ा देती, तो बेसिकली यहाँ पर एमएसपी के ऊपर बढ़ा देती, तो यहाँ पर जो फार्मर्स है वो अपना वीट गवर्नमेंट के पास ही लेकर आते, तो गवर्नमेंट के यहाँ पर जो स्टॉक्स हैं वो कम हो रहे थे, ऐसा नहीं होता। तो सेकेंडली एक ऑथर ने एक क्वेश्चन ये उठाया कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को और ज़्यादा यहाँ पर एक्सटेंड कर दिया गया है सितंबर तक। तो ऑथर ने ये क्वेश्चन उठाया कि एक्सटेंड करने की क्या ज़रूरत थी। तो इफ़ इट वांटेड टू प्रोवाइड एक्स्ट्रा हेल्प, अगर यहाँ पर गवर्नमेंट एक्स्ट्रा हेल्प प्रोवाइड करना चाहती ही थी तो गवर्नमेंट यहाँ पर कैश भी दे सकती थी। ज़रूरी तो नहीं है कि आप ग्रेन फॉर्म में ही हेल्प करो। तो अगर आप कैश दे देते तो फिर वो यहाँ पर फूड ले लेते, एग्स ले लेते, मिल्क ले लेते, पल्सेस ले लेते, इनसे तो ज़्यादा प्रोटीन और वाइटामिन मिल जाते हैं और यहाँ पर इन्फ्लेशन भी लोअर है। तो सब्सटीट्यूशन ऑफ राइस फॉर व्हीट इन प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना इज द स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में जो व्हीट है उसको यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दिया गया है राइस के साथ। थर्ड, इफ द गवर्नमेंट फील्स दैट द सिचुएशन ऑन द व्हीट फ्रंट इज सो डायर, तो यहाँ पर गवर्नमेंट क्या कर सकती थी, गवर्नमेंट यहाँ पर मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस अनाउंस कर सकती थी, लेकिन यहाँ पर आउटराइट बैन करने की जरूरत नहीं है। तो फाइनली इट मे बी रिकॉग्नाइज दैट इन्फ्लेशन इज अ ग्लोबल फिनोमेना ऑफ टुडे, जो कि एक्सेसिव लिक्विडिटी की वजह से हुआ है, जो कि यहाँ पर सेंट्रल बैंक्स की एक्सपेंशनरी मनी पॉलिसी थी, ईजी मनी पॉलिसी थी, जिसकी वजह से यहाँ पर मार्केट में बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी हो गई है, इसीलिए यहाँ पर हमें इन्फ्लेशन देखने को मिल रहा है। तो इन्फ्लेशन का रीज़न ये है व्हीट एक्सपोर्ट बैन से, ऐसा नहीं है कि इन्फ्लेशन यहाँ पर जो है वो टेम हो जाएगा। तो ये हमने डिस्कस कर लिया। अब हम आगे चलते हैं। ईयर टू पोल्स शॉक चेंज इन त्रिपुरा। तो यहाँ पर चीफ मिनिस्टर जो है त्रिपुरा के वो चेंज हो गए हैं। इससे पहले थे बिप्लब कुमार देव, अब बन चुके हैं मानिक साहा। इंपॉर्टेंट नहीं हमारे लिए, ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। थर्ड न्यूज़ आप देख सकते हैं, ये मुंडका फायर के बारे में है, जो कि दिल्ली की एक कमर्शियल बिल्डिंग में हुआ है। तो मुंडका बिल्डिंग फायर, यहाँ पर एक एक्ट की बात की गई है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजंस एक्ट 1991। अब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट क्या कहता है, बेसिकली इस एक्ट का ये कहना है कि 1947 में जिस प्लेस ऑफ वर्शिप का रिलीजियस कैरेक्टर जो था वो वैसा ही रहेगा, उसे चेंज नहीं किया जाएगा। और इसका जो एक्सेप्शन है वो था राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद डिस्प्यूट, क्योंकि वो उस समय डिस्प्यूट में था। तो बेसिकली यहाँ पर किसी भी रिलीजियस प्लेस का जो कैरेक्टर है वो चेंज नहीं किया जाएगा। 15 अगस्त 1947 को हमें जैसा मिला है वैसा ही सारे ही यहाँ पर रिलीजियस प्लेस का कैरेक्टर रहेगा। तो ये कहता है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन था, अयोध्या केस। तो आई होप आपको क्लियर हो गया हो। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पर बेसिकली वही मुंडका बिल्डिंग में जो फायर हुई थी उसके बारे में ही है। द सिटी में सेंटर कट्स व्हीट एलोकेशन टू 10 स्टेट्स अंडर NFA। तो बेसिकली सब्सटीट्यूट कर दिया है व्हीट को यहाँ पर राइस से। तो डेज आफ्टर इट कट द व्हीट एलोकेशन अंडर द प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना इन द वेक ऑफ ग्रेन्स डिविडलिंग अवेलेबिलिटी ड्यू टू लोअर ओपनिंग स्टॉक। और यहाँ पर प्रोक्योरमेंट भी स्लगिश रही, प्राइवेट ट्रेडर्स को यहाँ पर फार्मर्स ज़्यादा बेच रहे हैं। तो सेंटर ने यहाँ पर ये अनाउंस किया है जो व्हीट एलोकेशन है 10 स्टेट्स अंडर द NFA 2013, उसको यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दिया जाएगा राइस के साथ। हाउएवर दीज स्टेट्स हैव बीन एलोकेटेड एडिशनल क्वांटिटी ऑफ राइस दैट इज इक्वल टू द कट इन देयर व्हीट एलोकेशन। आगे हम चलते हैं। यहाँ पर विमेन रिजर्वेशन बिल की बात की गई है। तो विमेन रिजर्वेशन बिल ये था कि जो 1/3 सीट्स हैं लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबलीज में वो यहाँ पर रिजर्व की जाएंगी फॉर द विमेन। तो 2010 में ये जो बिल है इसको पास कराने की कोशिश की गई थी, लेकिन बहुत ज़्यादा ऑपोजिशन देखने को मिला था। अब ऑपोजिशन ये था कि कोटा विद इन कोटा देने की बात की गई थी कि यहाँ पर विमेन को रिजर्वेशन दे रहे हो, लेकिन उसमें भी SC विमेन का रिजर्वेशन होना चाहिए, ST विमेन का रिजर्वेशन होना चाहिए, OBCs का होना चाहिए, मिनॉरिटीज़ का होना चाहिए। लेकिन तब UPA गवर्नमेंट इस मूव के अगेंस्ट थी। तो उस समय सिर्फ ये लोग विमेन रिजर्वेशन देना चाह रहे थे, लेकिन कोटा विद इन कोटा नहीं देना चाहते थे। तो ये बस आपको पता होना चाहिए विमेन रिजर्वेशन बिल किसकी बात करता है कि 1/3 ऑफ ऑल सीट्स इन द लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबलीज वॉज पास बाय द राज्यसभा इन 2010। लेकिन UPA गवर्नमेंट इसको फॉरवर्ड नहीं ले जा सकी क्योंकि यहाँ पर अपोजिशन देखने को मिला। और अपोजिशन ये था कि कोटा विद इन कोटा होना चाहिए फॉर SCs, STs, OBCs एंड मिनॉरिटीज इन द बिल। डिनाइल ऑफ जस्टिस विल लीड टू एनार्की, ये हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर चीफ जस्टिस का ये कहना है फॉर द फंक्शनिंग ऑफ ए हेल्दी डेमोक्रेसी ये ज़रूरी है पीपल फील दैट देयर राइट्स एंड डिग्निटी आर प्रोटेक्टेड एंड रिकॉग्नाइज्ड। तो इसके लिए इंपॉर्टेंट है
एक्सपीडिशियस एडजुडिकेशन, तो यहाँ पर जो जजमेंट्स हैं वो स्पीडी तरीके से हों, तो एक्सपीडिशियस एडजुडिकेशन ऑफ डिस्प्यूट्स इज द हॉलमार्क ऑफ ए हेल्दी डेमोक्रेसी। अगर डिनाइल ऑफ जस्टिस होगा तो यहाँ पर लोग जो है एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर्स की तरफ ज़्यादा जाएंगे और जिसकी वजह से हमें एनआरकी देखने को मिल सकती है। तो एक्स्ट्रा जुडिशियल मैकेनिज्म्स की तरफ जाएंगे, फॉर एग्जाम्पल एनकाउंटर कर दो, तो दैट विल डीस्टेबलाइज द इंस्टीट्यूशन ऑफ जुडिशरी एज पीपल विल लुक फॉर एक्स्ट्रा जुडिशियल मैकेनिज्म। तो पीस तभी प्रिवेल हो सकता है जब लोगों की डिग्निटी और राइट्स को रिकॉग्नाइज किया जाए, प्रोटेक्ट किया जाए। फिर प्रॉब्लम जुडिशरी में ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कोर्ट्स के पास, तो ही सेड सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द कोर्ट्स वाज वेरी क्लोज टू हिज हार्ट, लेकिन अभी तक इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पा रही है। सैडली पोस्ट इंडिपेंडेंस जो जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अभी तक ओवरहॉल नहीं हुआ है, और जो नीड्स हैं ग्रोइंग इंडिया की वो यहाँ पर फुलफिल नहीं हो पा रही है, क्योंकि यहाँ पर जो जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी यहाँ पर ओवरहॉलिंग नहीं हो पा रही है। तो इफ़ वी डू नॉट अटेंड टू दिस अर्जेंटली द कॉन्स्टिट्यूशनल आइडियल ऑफ एक्सेस टू जस्टिस वुड स्टैंड डिफीटेड। 22% पोस्ट ऐसी हैं डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में जो अभी भी वेकेंट है। तो बेसिकली यहाँ पर ये बताया गया है कि स्पीडी डिस्पोजल ऑफ केसेस भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम है जुडिशरी में तो वो सॉल्व होनी चाहिए। और यहाँ पर जो बहुत ज़्यादा सीट्स वेकेंट हैं तो उन सीट्स को फुलफिल किया जाना चाहिए। आगे हम चलते हैं, यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं, ये हम डिस्कस कर लेते हैं। तो ओडिशा आज डिस्ट्रिक्ट टू प्लान ओन स्ट्रैटेजीज। अब प्रॉब्लम क्या है, ओडिशा में एक सर्वे किया गया जिससे ये पता चला कि कम से कम बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि वापस स्कूल आए ही नहीं है कोविड पैंडेमिक के बाद। तो with a recent analysis of the state government revealing that about 30% of the students have not returned to the school, तो 30% बच्चे ऐसे हैं जो कि स्कूल वापस आए ही नहीं हैं। अब उसमें से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो कि यहाँ पर ऑफलाइन क्लास अटेंड नहीं करना चाहते होंगे, या तो उन्होंने ड्रॉप आउट कर लिया होगा, या तो वो मूव आउट कर गए होंगे फ्रॉम द सिटी, या तो उनका इंटरेस्ट ही खत्म हो गया हो एकेडमिक एक्टिविटीज़ में। तो इन बच्चों को स्कूल में वापस लाना जिनका एकेडमिक एक्टिविटीज़ से इंटरेस्ट ही खत्म हो गया है। तो बेसिकली ये हमें सर्वे से पता चला है। तो ये ओडिशा की सिचुएशन है, बहुत सारे स्टेट्स की सिचुएशन ऐसी ही होगी जहाँ पर बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो कि वापस स्कूल आए ही नहीं होंगे। अब हम आगे चलते हैं, ये हम डिस्कस नहीं करेंगे। द हैंड ऑफ द राजपक्षास, गुड बैड एंड डाउटफुल। तो यहाँ पर नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के डेटा को बताया गया है, तो आप यहाँ पर नोट कर सकते हो। जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो फॉल हो गया है फ्रॉम 2.2 टू 2.0। इसका मतलब ये है कि हमने यहाँ पर रिप्लेसमेंट रेट से भी हम नीचे जा चुके हैं। तो हमारी पॉपुलेशन अब बढ़ तो नहीं रही है, हाँ ऑफकोर्स कम ज़रूर हो जाएगी। तो इंडियाज़ पॉपुलेशन इज़ नॉट ग्रोइंग एट एन अलार्मिंग रेट एंड मे स्टेबलाइज अर्लियर देन एंटिसिपेटेड। 86.6% जो है हमारे यहाँ इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज हो रही हैं। तो फर्स्टली द गुड न्यूज़, 88.6% ऑफ चिल्ड्रन वर बॉर्न इन एन इंस्टीट्यूशन। जो सेक्स रेशियो है वो यहाँ पर क्लाइम कर चुका है फ्रॉम 991 टू 1020। इसके अलावा वाइल 88.0% ऑफ द पॉपुलेशन लिव्ड इन हाउसहोल्ड्स विद इलेक्ट्रिसिटी इन 2015-16, अब ये परसेंटेज जो है वो इंक्रीज होकर 96.8% हो चुकी है। इसके अलावा जिन विमेन की शादी 18 साल से पहले हो जाती है तो 23.3% ऑफ द वीमेन मैरिंग बिफोर एज 18, तो लगभग 23% महिलाएं ऐसी हैं जिनकी शादी यहाँ पर 18 साल से पहले हो जाती है। नॉट सो गुड न्यूज़, हमें ये पता चला है कि लगभग 59% ऑफ विमेन एंड 49.8% ऑफ मेन ने यहाँ पर 10 साल ऑफ स्कूल एजुकेशन को भी कंप्लीट नहीं किया है। तो बिग ब्रेकिंग बैड न्यूज़ इज दैट अ लिटिल मोर देन 1/2 ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन डिड नॉट कंप्लीट 10 years ऑफ स्कूल एजुकेशन। तो इसका मतलब ये है कि 75 साल आज़ादी के बाद भी लगभग हमारी आधी पॉपुलेशन ऐसी है जो कि जॉब्स और बिजनेसेस वो नहीं कर सकती जिसके लिए हायर एजुकेशन की ज़रूरत है, एडवांस टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है, क्योंकि उन्होंने तो यहाँ पर 10 साल की स्कूलिंग भी नहीं की है। इंडिया की पॉपुलेशन अभी भी यंग है, लेकिन हमारी जो यंग पॉपुलेशन का प्रोपोर्शन है वो डिक्लाइन हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि हमें अपना डेमोग्राफिक डिविडेंड रीप करने के लिए बहुत कम टाइम बचा है, तो हमें अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड को यहाँ पर रीप करना चाहिए। तो इंडियाज़ पॉपुलेशन इज स्टिल यंग बट द प्रोपोर्शन इज डिक्लाइनिंग, मीनिंग दैट द प्रोपोर्शन ऑफ ओल्ड पीपल इज ग्रोइंग। तो डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है जिसकी हम बात करते हैं वो हमेशा नहीं रहने वाला है। फिर यहाँ पर ये बताया गया जो उज्ज्वला योजना है, सिर्फ ओनली 58.6% ऑफ द हाउसहोल्ड्स यूज क्लीन फ्यूल फॉर कुकिंग। और ये तो सिर्फ जो परसेंटेज है ये यहाँ पर सिर्फ पाइप्ड गैस कनेक्शंस या एलपीजी की है। एक्चुअली कितने लोग यूज़ कर रहे हैं ये देखने वाली बात है, क्योंकि एक आरटीआई से ये पता चला था कि लगभग 90 लाख ऐसे हैं जिन्होंने सिलेंडर्स को रिफिल कराया ही नहीं है। अब हम आगे चलते हैं, यहाँ पर एमएससी के बारे में बताया गया है, एज सच इंपॉर्टेंट नहीं लेकिन कंट्रोवर्सी में तो एक बार हम देख लेते हैं। महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी, हमारे लिए कंट्रोवर्सी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बड़ौदा में है। इसे किसने बनवाया था? तो फाउंडेड इज बड़ौदा कॉलेज इन 1881 बाय द रूलर ऑफ बड़ौदा स्टेट महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ III। द यूनिवर्सिटी वॉज एस्टैब्लिश इन 1949 बाय हिज ग्रैंडसन प्रताप सिंह राव गायकवाड़, जो कि इसके चांसलर है। वैसे गवर्नर चांसलर होते हैं, लेकिन ये यूनिवर्सिटी एक्सेप्शन है और इसके जो चांसलर है वो यहाँ पर रॉयल फैमिली से आते हैं। तो इट वॉज सयाजीराव III who invited the famous Raja Ravi Verma of Travancore
जो राजा रवि वर्मा आर्टिस्ट थे उनको यहाँ पर बुलाया गया था, और उन्होंने यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि हु इज़ नोन टू हैव बीन द फर्स्ट टू गिव ह्यूमन फॉर्म टू हिंदूज गॉड्स एंड गॉडेसेस थ्रू हिज आर्ट टू बड़ौदा स्टेट। अब अनलाइक द अदर स्टेट यूनिवर्सिटीज़ जहाँ पर गवर्नर चांसलर होते हैं, MSU में यहाँ पर जो चांसलर हैं वो यहाँ पर रॉयल फैमिली से आते हैं। आगे हम चलते हैं। यहाँ पर बात की गई है गति शक्ति संचार पोर्टल। अब गति शक्ति संचार पोर्टल का काम क्या है, इसका एम क्या है? तो इट विल इनेबल सेंट्रलाइज राइट ऑफ वे अप्रूवल्स फॉर टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर। तो टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर के अप्रूवल्स को देने के लिए बनाया गया है गति शक्ति संचार पोर्टल, जिसकी वजह से आसानी से अप्रूवल्स मिल सके। तो पोर्टल हैज़ बीन अडॉप्टेड बाय ऑल सेंट्रल मिनिस्ट्रीज, स्टेट गवर्नमेंट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। बनाया किसने है इस पोर्टल को? तो पोर्टल बिल्ट बाय द मध्य प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। तो इसको बनाया है MP स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने। और ये क्यों बनाया गया है? तो बेसिकली यहाँ पर अप्रूवल्स को आसानी से सेंट्रलाइज तरीके से अप्रूवल्स को देने के लिए बनाया गया है फॉर टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, ताकि जो 5G रोल आउट है वो आसानी से कंट्री में जल्दी से हो सके। तो एज ही लॉन्च द गति शक्ति संचार पोर्टल दैट एम्स टू एक्सेलरेट अप्रूवल्स फॉर लेइंग ऑफ फाइबर एंड टावर इंस्टॉलेशंस अहेड ऑफ द 5G रोल आउट इन द कंट्री। तो गति शक्ति संचार पोर्टल आपको पता होना चाहिए। ये हम डिस्कस करेंगे स्टेबल कॉइन। अब बेसिकली स्टेबल कॉइन वो होते हैं जिनको पैक किया जाता है किसी फिएट करेंसी से या गोल्ड से या सिल्वर से। तो स्टेबल कॉइन्स आर टोकन्स पैक टू द वैल्यू ऑफ ए गवर्नमेंट बैक्ड करेंसी सच एज द US डॉलर और कमोडिटीज़ लाइक गोल्ड और सिल्वर। तो या तो उसको करेंसी से बैक किया जाता है या तो उसे किसी कमोडिटी से बैक किया जाता है। जो तीथर और USD कॉइन है ये दो लीडिंग स्टेबल कॉइन्स है। तो तीथर और USD कॉइन दो स्टेबल कॉइन्स है। बिटकॉइन स्टेबल कॉइन नहीं है क्योंकि बिटकॉइन को बैक नहीं किया जाता है। तो स्टेबल कॉइन्स क्या हो गए जिसको यहाँ पर पैक किया जाता है टू गवर्नमेंट बैक्ड करेंसी जैसे कि US डॉलर और कमोडिटीज़, और यहाँ पर तीथर और USD कॉइन्स का एग्जाम्पल हो गया। अब हम यहाँ पर टेरा USD और USD। अब टेरा USD और USD ये डिफरेंट क्यों है तीथर से? ये इसीलिए डिफरेंट है तीथर से क्योंकि इनको कोई फिएट करेंसी बैक नहीं करती है। ये बैक होते हैं एक कॉम्प्लेक्स मिक्स ऑफ कोड से। तो इनकी वैल्यू रिलाई करती है बट इंस्टेड रिलाइज ऑन अ कॉम्प्लेक्स मिक्स ऑफ कोड और एक सिस्टर टोकन इसका लूना, जिसके ऊपर ये डिपेंड करते हैं टू स्टेबलाइज इट्स प्राइस। तो हम ये देख रहे हैं कि टेरा USD और USD जो है वो यहाँ पर डिफरेंट है तीथर से क्योंकि ये यहाँ पर फिएट करेंसीज के द्वारा पैक नहीं होते हैं, बल्कि यहाँ पर यूज़ किया जाता है कॉम्प्लेक्स मिक्स ऑफ कोड एंड अ सिस्टर टोकन कॉल्ड लूना टू स्टेबलाइज इट्स प्राइस। अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसका प्राइस बहुत ज़्यादा क्रैश हो गया अभी। तो टेरा इज रेफर्ड टू एज एन एल्गोरिथम स्टेबल कॉइन। तो इसको हम स्टेबल कॉइन वो नहीं बोलेंगे जो कि यहाँ पर फिएट करेंसी से बैक हो रहा है या यहाँ पर कमोडिटी से बैक हो रहा है। ये यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स मिक्स ऑफ कोड से बैक हो रहा है और इसको यहाँ पर बोलते हैं एल्गोरिथमिक स्टेबल कॉइन, मीनिंग दैट इट्स वैल्यू इज नॉट डिटरमाइंड बाय द फाइनेंशियल कोलैटरल इन द ट्रेडिशनल मार्केट, बल्कि यहाँ पर कॉम्प्लेक्स कंप्यूटर कोड इसकी वैल्यू यहाँ पर डिटरमाइन कर रहा है। तो इन ऑर्डर टू मेंटेन इट्स डॉलर पैक, जो टेरा का एल्गोरिथम है वो ऐसा है कि इन्वेस्टर्स को कैसे इंसेंटिवाइज किया जाए कि इन्वेस्टर्स इसमें इन्वेस्ट करें। तो बेसिकली इसका काम क्या होता है, इसमें ये इसके कोड ऐसा है कि अगर $1 से प्राइस नीचे जाता है तो आप टेरा के जो यहाँ पर सिस्टर कॉइन है लूना, उसमें आप शिफ्ट कर सकते हो, टेरा का जो कॉइन आप बर्न कर सकते हो। अगर लूना का प्राइस यहाँ पर 1 से नीचे जाता है तो आप यहाँ पर शिफ्ट कर सकते हो टू द टेरा। तो बेसिकली ऐसे इसका कोड काम करता है। तो इफ टेरास प्राइस फॉल बिलो $1, ट्रेडर्स कैन बर्न द कॉइन और परमानेंटली रिमूव इट फ्रॉम द सर्कुलेशन इन एक्सचेंज ऑफ द लूना क्रिप्टो करेंसी। और अगर टेरा की वैल्यू जो है $1 से ऊपर जाती है तो इन्वेस्टर क्या कर सकते हैं, लूना को बर्न करके यहाँ पर टेरा की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं। तो जिसकी वजह से कोशिश की जाती है कि जो इसकी वैल्यू है ये $1 के आसपास रहे। तो लास्ट वीक आफ्टर USD डीपैक्ड फ्रॉम $1 टू अराउंड $0.45, तो जिसकी वजह से एक ट्रेमेंडस शेल प्रेशर देखने को मिला लूना पर और यहाँ पर कॉइन ने अपनी बहुत ज़्यादा वैल्यू लूज़ कर दी। तो कॉइन जिसकी वैल्यू $110 पर टोकन चल रही थी वो बहुत ज़्यादा कम हो गई, जिसकी वजह से यहाँ पर जो एस्टिमेट्स ऐसे लगाए गए हैं कि जो इन्वेस्टर्स की लगभग $40 बिलियन जो यहाँ पर वेल्थ है वो यहाँ पर ख़त्म हो गई। तो बेसिकली यहाँ पर जैसे 2008 की ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुई थी उससे इसको रिलेट किया जा रहा है। तो शार्प क्रैश इन लूना द सिस्टर क्रिप्टो करेंसी ऑफ एल्गोरिथमिक स्टेबल कॉइन टेरा। लेकिन ये कैसे डिफरेंट है टेरा स्टेबल कॉइन से, ये भी हमने डिस्कस कर लिया कि इसकी जो वैल्यू है वो पैक यहाँ पर फिएट करेंसी से या कमोडिटी से नहीं होती, बल्कि यहाँ पर कॉम्प्लेक्स कोड से इसकी वैल्यू को पैक किया जाता है। अब हम आगे चलते हैं। टेक जायंट्स रिक्वेस्ट सुप्रीम कोर्ट टू ब्लॉक टेक्सास सोशल मीडिया लॉ। अब टेक्सास का लॉ क्या है, तो टेक्सास का लॉ ये है जो सोशल मीडिया कंपनीज़ हैं विद मोर देन 50 मिलियन एक्टिव यूजर्स, उन जो वो हैं वो यहाँ पर बैन नहीं कर सकती उन मेंबर्स को बेस्ड ऑन देयर पॉलिटिकल व्यूज़। तो किसी को भी उनके पॉलिटिकल व्यूज़ के बेसिस पे बैन नहीं किया जा सकता है। तो ये लॉ है टेक्सास का। आगे हम चलते हैं। अब ग्लोबल सप्लाई क्राइसिस आने कैसे वाली है, वीट क्राइसिस जो हम देख रहे हैं। तो वॉर की वजह से यूक्रेन और रशिया में वीट प्रोडक्शन इंटरप्ट हो गया। ब्लैक सी में यहाँ पर ब्लैक सी में जो ब्लॉकेड है उसकी वजह से यहाँ पर ट्रेड नहीं हो पा रहा है।
चाइना में पुअर हार्वेस्ट रही है। इंडिया में हीट वेव की वजह से यहाँ पर यील्ड लॉसेस हो गए हैं, जिसकी वजह से ग्लोबल सप्लाई में हमें प्रॉब्लम देखने को मिल रही है और इंडिया ने यहाँ पर वीट एक्सपोर्ट्स के ऊपर बैन लगा दिया गया है। यहाँ पर एक सिटी की बात की गई, खार्किव, ये कहाँ पर है, यूक्रेन में इसकी लोकेशन है। फिनलैंड और स्वीडन का ये कहना है कि हमें यहाँ पर नेटो को ज्वाइन करना है। तो रशिया ने इसके बाद क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई जो फिनलैंड को देता था यहाँ पर रशिया ने सस्पेंड कर दी। तो हेलसिंकी जो है फिनलैंड की यहाँ पर कैपिटल है। तो रशिया मीनवाइल सस्पेंडेड इट्स इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई टू फिनलैंड ऑन सैटरडे इन अपरेंट रिटेलिएशन फॉर हेलसिंकीज डिसीजन टू अपएंड इट्स लॉन्ग स्टैंडिंग स्टांस ऑफ मिलिट्री न्यूट्रलिटी बाय परसुइंग नेटो मेंबरशिप। तो यहाँ पर फिनलैंडाइजेशन की बात की गई। तो फिनलैंडाइजेशन जो है वो यहाँ पर फिनलैंड की न्यूट्रलिटी को बताता था। कोल्ड वॉर के दौरान यहाँ पर फिनलैंड ने न्यूट्रलिटी को मेंटेन किया था कि यहाँ पर जो फिनलैंड है वो यहाँ पर स्ट्रिक्ट न्यूट्रलिटी रखेगा बिटवीन मॉस्को एंड वेस्ट, तो उसको ही बोला जाता है फिनलैंडाइजेशन। तो फिनलैंडाइजेशन रेफर्स टू द पॉलिसी ऑफ स्ट्रिक्ट न्यूट्रलिटी बिटवीन मॉस्को एंड द वेस्ट दैट फिनलैंड फॉलो ड्यूरिंग द डेकेड्स ऑफ द कोल्ड वॉर। और यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ न्यूट्रलिटी जो है उसके लिए एक एग्रीमेंट हुआ था, फ्रेंडशिप, कोऑपरेशन एंड म्यूचुअल असिस्टेंस, जो कि फिनलैंड ने साइन किया था सोवियत यूनियन के साथ 1948 में। अब हम आगे चलते हैं मोगादिशु। तो मोगादिशु यहाँ पर सोमालिया की कैपिटल है, तो आपको लोकेशन पता होनी चाहिए। घोस्ट सर्जरीज क्या होता है और ये अनएथिकल है। अब घोस्ट सर्जरीज साउथ कोरिया में बहुत ज़्यादा देखी जाती हैं कि बेसिकली जो डॉक्टर आपके ऊपर सर्जरी करने वाला है वो डॉक्टर तो ना आए सर्जरी करने, बल्कि वो किसी और को भेजते हैं आपकी सर्जरी करने के लिए। और यहाँ पर जो पेशेंट होता है वो तो एनेस्थीसिया में होता है, तो उसको पता ही नहीं होता कि उसके ऊपर कौन सर्जरी कर रहा है। तो साउथ कोरिया ने अब ये डिसीजन लिया है कि कैमरास को फिट किया जाएगा ऑपरेटिंग रूम्स में ताकि घोस्ट सर्जरीज ना हो सके। तो साउथ कोरिया टर्न्स टू सर्विलांस एज घोस्ट सर्जरी शेक फेथ इन हॉस्पिटल्स। यहाँ पर ये बताया गया दैट द ऑपरेशन हैड बीन बॉच्ड बिकॉज पार्ट्स ऑफ इट हैड बीन कंडक्टेड बाय एन अनसुपरवाइज्ड नर्सिंग असिस्टेंट। आई होप आपको आज का न्यूज़पेपर समझ आ गया हो। इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।